गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने स्वास्थ्य एवं पोषण और विज्ञान को पढ़ा था। आज देखते हैं हमें किस टॉपिक पर कवर अप करना है। आज है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो चलिए आज एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को देख लेते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है आपका गया के ब्रह्मयूनी पहाड़ी पर मिला गुड़मार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि गया के एक पहाड़ी पर, कौन सा पहाड़ी, ब्रह्मयूनी पहाड़ी पर क्या मिला, गुड़मार। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ये जो गुड़मार की बात की जा रही है ये एक आयुर्वेदिक पौधा है। ठीक है, एक औषधि है ये, और इसको एक बार पहले भी यूज़ किया जा चुका है डायबिटिक पेशेंट के दवा को बनाने में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो देखते हैं क्या दिया गया। यहाँ पर बताया गया कि 2024 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने क्या किया, बिहार के गया में स्थित ब्रह्मयूनी पहाड़ी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस पर औषधीय पौधों की एक श्रृंखला की खोज की, जिसमें जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, ठीक है, जिसको आमतौर पर क्या कहते हैं, गुड़मार, इस नाम से जाना जाता है। इसकी खोज की, जिसे मधुमेह रोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी बताया कि ये मेनली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं, ये उनके लिए जड़ी बूटी यानी कि दवा बनाने के काम में आता है। ठीक है, बताया जा रहा है जो CSIR है यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है, इसने पहले ही मधुमेह रोधी दवा, इस दवा का नाम दिया गया है BGR-34, विकसित करने में इसे उपयोग किया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक ब्रह्मयूनी पहाड़ी गया में, वहाँ पर गुड़मार मिला है, गुड़मार की खोज की गई है, जिसका काम क्या होता है, तो मधुमेह रोधी जड़ी बूटी के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, और इसको पहले भी इससे दवा बनाया जा चुका है BGR-34। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बताया जा रहा है कि जिम्नेमिक एसिड की उपस्थिति के कारण, ये जो गुड़मार है इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है जिम्नेमिक एसिड, और इसी के उपस्थिति के कारण क्या होता है, जो आपका जो ब्लड शुगर है उसका स्तर क्या होता है, ये उसको कम करके रखता है। ठीक है, तो मतलब इसमें, इस गुड़मार में ये क्षमता होती है कि ये आपके रक्त शर्करा को क्या करता है, कम करके रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जिम्नेमिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको पूछते कि ये किसके कारण ऐसा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ, एक मिनट मैं थोड़ा इरेज कर दूँ, आपको क्लियर हो जाए। साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि ये जो है, ये आंत की बाहरी परत में रिसेप्टर साइटों पर प्रभाव डालकर कार्य करता है, जिससे क्या होता है, चलिए मैं आपको एक ऐसे इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि ये क्या काम करता है। जिससे क्या होता है कि जो मीठा खाने को इच्छुक होते हैं, बहुत ज़्यादा मिठास को लेकर काफ़ी उनकी इच्छा रहती है मीठा खाने को लेकर, तो उस इच्छा को वो क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, तो एक यूज़ इसका गुड़मार का ये भी होता है। ठीक है, ये क्या करता है, आंत की बाहरी परत में जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं उस पर प्रभाव डालता है, और उसके प्रभाव से क्या होता है, जो मीठा खाने की इच्छा होती है उसे वो नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट दिया गया है कि बिहार में बाढ़ को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना गया। ठीक है, इसको याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चूँकि बाढ़ से रिलेटेड है, और बिहार में पता ही है कि हर साल बाढ़ से काफ़ी नुकसान होता है बिहार को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, बाढ़ को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना गया, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, पहली बार। ठीक है, तो देखिए बताया जा रहा है कि हाल में केंद्रीय बजट 2024 में कोसी नदी के जल का दोहन और उपयोग करने के लिए ये आंकड़ा दिया गया, 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नहीं फंसना है। और यह एक ऐसी नदी है जिसे अत्यधिक अप्रत्याशित माना जाता है तथा जो अपने मार्ग को बदलने के लिए प्रवण है। तो मुझे लगता है कि कोसी के बारे में बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग इससे परिचित है कि ऐसे भी इसको सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, और ये अपना मार्ग बदलने के लिए काफ़ी मतलब जानी जाती है। और साथ ही साथ इस नदी में जो धारा होती है, जो करंट होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए नेपाल से बहकर, मेनली ये पता ही है, नेपाल से बहकर ये आपके बिहार में प्रवेश करती है, और खास करके जो
उत्तरी बिहार जो है आपका, उत्तरी भाग जो है बिहार का, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप में यहाँ पर विनाश नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, इस कोसी नदी से, ठीक है। तो इसलिए इसे बिहार का शोक सौरव ऑफ बिहार भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या दिया गया कि सूत्रों के अनुसार यह पहली बार है जब बिहार में बाढ़ की समस्या को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई। तो मैंने पहली बार भी आपको बताया कि ध्यान रखिएगा, जो इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता माना गया, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिहार के बाढ़ को इस स्तर पर मान्यता दी जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है काबर ताल आर्द्र भूमि पर संकट, ठीक है। देखिए बताया जा रहा है कि जुलाई 2024 में NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैंने बताया था ट्रिब्यूनल जैसे ही होगा, मतलब वो जिस चीज़ से रिलेटेड होगा वहाँ पर उसी चीज़ की सुनवाई की जाएगी, एक कोर्ट की तरह यहाँ पर ये काम करता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि पूर्वी क्षेत्र की सर्किट बेंच ने बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित काबरताल आर्द्र भूमि पर आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो यहाँ पर कुछ आरोप लगे हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर 4 सदस्यीय समिति को बनाया गया है, उसको गठित किया गया, ठीक है, NGT के तहत, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या है कि इसमें बताया जा रहा है कि मई 2024 में इस रामसर स्थल पर अतिक्रमण और क्षरण का आरोप है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए इस पर ये आरोप लगा है कि यहाँ पर अतिक्रमण और क्षरण का आरोप लगाया गया है और एक पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा ये आरोप लगाया गया है, ठीक है। और जिन्होंने NGT में यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इन्होंने अपील की। तो ये एक ऐसा कोर्ट होता है जो बेसिकली, अब जैसा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो वो उसी मुद्दे से रिलेटेड सारे काम को देखेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे क्या होता है कि बाकी जो कोर्ट जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट है, तो उस पर क्या होता है, जो केसेस के बर्डन होते हैं, जो पेंडिंग केसेस होते हैं, वो थोड़ा सा वो बर्डन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताया जा रहा है इसमें कि काबरताल आर्द्र भूमि स्थल को ये 1989 में बिहार सरकार द्वारा पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था। तो आपको ये याद रखना पहले कि ये जो काबरताल आर्द्र भूमि की बात हो रही है, इसको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में पहले नामित किया गया था। कब? 1989 में बिहार सरकार द्वारा, ठीक है। और 2020 में इसको रामसर स्थल जो है इस रूप में इसको नामित किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकेगा कि इसे रामसर स्थल के रूप में कब नामित किया, कि 2020 में। किसे? काबरताल आर्द्र भूमि को, ठीक है। और बताया जा रहा है कि इसे एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है। और बताया जा रहा है कि यह आर्द्र भूमि 16-17 जलाशयों का समूह है तथा वर्षा जल के संग्रहण क्षेत्र के रूप में ये क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। जो वर्षा बारिश का जल होता है उसके संग्रहण, उसको संग्रहित करने का काम ये करती है। लेकिन समय के साथ इस पर अतिक्रमण किया गया, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, और जिसके कारण यह आरोप लगाया गया कि यह क्षेत्र अतिक्रमण के कारण संकुचित हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बता रहे हैं कि पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि अतिक्रमण और झील के सूखने से पक्षियों पर गंभीर असर पड़ रहा है, क्योंकि क्या है ना, ये उनका आवास होता है, ठीक है। तो वो आवास उनका कहीं ना कहीं नष्ट हो रहा है। तो जब उनका आवास नष्ट होगा तो उन पर एक कह सकते हैं कि एक गंभीर समस्या बन जाएगी वो पक्षियों के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ पर्यावरण पर भी इसका काफ़ी बुरा असर दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो हम काबरताल झील पर काबरताल झील देख रहे थे। तो उसमें देखिए कांवड़ झील के बारे में बताया जा रहा है। तो उसी को बोला जा रहा है कि इसे ही काबरताल झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बताया जाता है कि यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी गंडक के विसर्ग के कारण बनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसे बनी है। तो जो गंगा की सहायक नदी कौन, गंडक है, उसी के विसर्ग के कारण बनी है। जब नदी की धारा जो विसर्ग नुमा हो जाती, जैसे सांप कैसे टेढ़ा चलता है, तो उस तरह से जब ये रूप लेती है, तो उसी के कारण ये झील
बना है। अच्छा, यहाँ पर एक आप देख रहे हैं, यह एक बताया जा रहा है अवशिष्ट गोखुर झील है। तो गोखुर झील आपने पढ़ा होगा, समझते होंगे आप। गोखुर मतलब गो मतलब यहाँ पर गाय से बताया जा रहा है। तो गाय का खुर जो होता है, जो उसके पैर का नीचे वाला पोर्शन होता है, उसे खुर बोलते हैं हम लोग। तो उस गाय के खुर के समान इसका क्या होता है, आकृति होती है, इस झील की आकृति। इसीलिए इस झील को हम कहते हैं गोखुर झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताया जा रहा है इसमें कि 50 से अधिक प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के साथ यह झील मत्स्य जैव विविधता हेतु भी एक बहुमूल्य स्थल है। ठीक है, चलिए फिर यही बताया जा रहा है क्या है गोखुर झील। तो गोखुर झील एक घुमावदार झील है जो समय के साथ कटाव और तलछट के जमाव में परिणाम स्वरूप नदी के विसर्पण द्वारा बनी है। तो हमने अभी पिछले पेज में पढ़ा अभी। और बताया जाता है कि यह प्रायः बाढ़ के मैदानों और नदियों के पास निचले इलाकों में पाई जाती है। इनका आकार क्या होता है, तो अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, तो हमने रामसर स्थल के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे इससे रिलेटेड। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन एक क्या है, अंतर सरकारी संधि है। और याद रखेंगे ये रामसर जो है ये ईरान में एक स्थल का नाम है। ठीक है, और जिसे 1971 में कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। ठीक है, तो आप सबने पढ़ रखा होगा रामसर के बारे में, रामसर स्थल के बारे में। और भारत में ये जो रामसर कन्वेंशन ये जो हुआ था, ये हुआ है 1 फरवरी 1982। तो होप आपने ये भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये काफ़ी पृष्ठभूमि आप देख सकते हैं रामसर स्थल के बारे में। तो ये 1 फरवरी 1982 को भारत में ये लागू हुआ। ठीक है, और ये आर्द्र भूमियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है उन्हें रामसर स्थल घोषित किया जाता है। सभी इस चीज़ से परिचित है, तो नथिंग न्यू यहाँ पर। तो हम रामसर स्थल को देख रहे थे। अच्छा, बिहार में रामसर स्थल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आपको बिहार का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए बताया जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून। तो पहला तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और काफ़ी बार ये पूछा भी गया। ठीक है, तो 5 जून को 2024 को बिहार के 2 नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, अगर जो लोग इस हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं तो उन्हें पता होगा, मैंने शॉर्ट वीडियो में ये चीज़ आपको बताया था, जब नागी और नकटी को रामसर के तहत इसे शामिल किया गया, रामसर कन्वेंशन के तहत इसे शामिल किया गया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो 5 जून 2024 को बिहार के 2 अभ्यारण्य, कौन, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की वैश्विक सूची में जोड़ा गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इसके साथ ही बताया गया कि भारत में ऐसे वेटलैंड्स की कुल संख्या 42 हो गई है। ठीक है, ये शायद पुराना आंकड़ा यहाँ पर है, थोड़ा अभी शायद और बढ़ा है। एक बार आप फिर भी चेक कर लेंगे कि शायद 85 हो गया है बढ़ के, फिर भी आप चेक कर लेंगे 82 है या 85 है। ठीक है, एक बार, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है, ये हमेशा नया जुड़ता रहता है, तो ये यहाँ पर नंबर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको एक बार चेक कर ले। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बताया जा रहा है कि बिहार के जमुई जिले, ये जो नागी नकटी के बारे में हम पढ़े, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ध्यान रखेंगे ये दोनों कहाँ से रिलेटेड है, तो ये दोनों बिहार के जमुई ज़िले से है। ठीक है, तो जो लोग है जमुई से वो जानते होंगे, जो नहीं है वो भी याद रख लेंगे कि ये जमुई जिले से। ठीक है, और ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य मुख्य रूप से नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित मानव निर्मित वेटलैंड्स पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर नागी नकटी अभ्यारण्य याद रखेंगे। कब इसको जोड़ा गया, तो 5 जून 2024, मतलब इसी साल की ये घटना है। तो इसलिए मैंने बोला कि मैंने शॉर्ट वीडियो में ये चीज़ बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों यानी कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है कि रामसर स्थल में जुड़ने के साथ ही अब बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 3 हो गई है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी कुछ नए आंकड़े बनते हैं, जहाँ पर कुछ नई चीज़ें जुड़ने की ये होती है, संभावनाएं रहती है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी एग्जाम में जा रहे हैं, आप जो भी चीज़, जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो वो पहले एकदम लास्ट टाइम तक का वो अपडेटेड नहीं होता, तो आपको क्या करना होता है कि लास्ट टाइम तक अपडेटेड होकर एग्जाम में जाना होता है। ठीक है, हो सकता है इसी बीच अब कुछ और भी यहाँ पर स्थल जुड़ जाए, तो क्या होता है, वो संख्या बढ़ जाती है। तो आप की ये जिम्मेदारी कि आप चेक करके जाए एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया बिहार में बाढ़। बताया जा रहा है कि जुलाई 2024 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी के जल स्तर में तेजी से वृद्धि के कारण क्या हुआ है, 18 पंचायतों के कितने घर बाढ़ के कारण क्या हो गए, पानी में घुस गए। तो आपने न्यूज़ में भी अभी देखा होगा। ठीक है, आपने ये देखा होगा, न्यूज़ में ये खबर भी बनी हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में किस नदी के कारण, बागमती नदी। ठीक है, ऐसे तो अमूमन वहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही जो मचाया जाता है बिहार में, वो बेसिकली कोसी नदी से होता है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना बागमती। तो इसका जल स्तर क्या हो गया, अचानक से बढ़ गया, और इसके कारण यहाँ पर 18 पंचायत के कितने घर यहाँ पर उजड़ गए। ठीक है, बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण विभिन्न पंचायत के लाखों लोगों के सहायता के लिए अपने ब्लॉक मुख्यालय और ज़िला मुख्यालय से संपर्क क्या हो गया, उनका टूट गया। क्षेत्र के कई स्कूल भी बाढ़ के पानी से भर गए हैं, जिससे सैकड़ों बच्चे की शिक्षा भी क्या हो रही है, बाधित हो रही। तो आप देखिए एक बाढ़ के कारण कितना ज़्यादा क्षति यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला तो एक तो बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, और साथ ही साथ जो बाढ़ में स्कूल्स वगैरह जो बह गए हैं, जो पानी से भर गए, तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है तो उनका भी काफ़ी भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि बागमती नदी जो है वो नेपाल और भारत के बीच एक सीमा पार नदी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और चूंकि बागमती नदी के बारे में जिक्र हो रहा है, तो आपको बागमती नदी के बारे में भी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और बताया जाता है कि इसकी यात्रा जो है वो नेपाल के काठमांडू से शुरू होती है और भारत के बिहार में बौंड स्थान के पास कोसी नदी में ये समाप्त होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपको पॉइंट याद रखना है, कहाँ से शुरू होती है, नेपाल के काठमांडू से, और भारत के जो बिहार में बौंड स्थान के पास कहाँ, कोसी नदी में ये क्या होती है, समाप्त होती है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और बताया जा रहा है कि बिहार में इस नदी की कुल लंबाई, तो देख लीजिए इसकी लंबाई दी गई है, और यह नदी नेपाल में लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा तय करके बिहार के सीतामढ़ी जिले में समस्तीपुर नरकटियागंज रेल लाइन पर स्थित ढेंग रेलवे स्टेशन के 2.5 किलोमीटर उत्तर में भारत में प्रवेश करती है। तो इतना ज़्यादा नहीं, फिर भी आप ओवरऑल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसकी लंबाई 394 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि इस नदी के किनारे एक पशुपति मंदिर है। तो देखिए ऑब्वियसली पता है कि पशुपतिनाथ मंदिर किससे होगा, शिव जी से रिलेटेड है। ठीक है, शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भी है इस नदी के किनारे। ठीक है, और विष्णुमती नदी, धोबी खोला नदी और मनोहरा नदी बागमती नदी की सहायक नदियां हैं। तो आप प्लीज़ इस देखिए बागमती का जिक्र इससे पहले भी हमने कुछ क्लास में अभी डिस्कस किया है, तो बागमती नदी काफ़ी यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो आपको बागमती नदी का बागमती नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विष्णुमती, धोबी खोला और मनोहरा, तो ये सहायक नदियां हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइट हो रहा है बागमती नदी। ठीक है, तो चलिए, और बागमती नदी पर कुछ और भी चीज़ें हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि यहाँ पर कुछ और जो पटना का जो आपका मरीन ड्राइव है उसी तर्ज पर बागमती नदी पर भी ऐसा बनाया जा रहा है, तो आप उसको रिकॉल कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में सबसे ज़्यादा मौतें। तो देखिए ये भी काफ़ी मतलब एक ऐसा डिज़ास्टर है जिससे काफ़ी परेशानियां हो रही है लोगों को, कितने लोगों की मौत हो रही है। और हमने शायद पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि इससे निपटने के लिए एक डिवाइस भी किसानों के लिए ये निदायत की जा रही है। यहाँ पर कौन सा, नीतीश डिवाइस, आपको याद होगा, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में आकाशीय बिजली या तड़ित गिरने से होने वाली मौतों के नए अध्ययन से पता चला है कि राज्य में शिवहर, बांका,
कैमूर और किशनगंज जिले इस प्राकृतिक खतरे के प्रति सबसे संवेदनशील है, जहां पर बताया जा रहा है कि प्रति मिलियन जनसंख्या पर मृत्यु दर सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो कौन कौन सा जगह? शिवहर, बांका, कैमूर और किशनगंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो मृत्यु दर है वो सबसे अधिक दर्ज की गई है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि 17 से लेकर 22 तक, ठीक है, 2017 से लेकर 22 की अवधि के आंकड़ों की जांच की गई और पाया गया कि जो आकाशीय बिजली है उसके गिरने से कितना, ये कागजी आंकड़ा है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो कागजी आंकड़ा क्या पता इससे ज़्यादा ही होता है, लेकिन कागज़ पर जो दर्ज है, बताया गया कि इसके गिरने से 1624 लोगों की मौत हो गई तथा इतने लोग घायल हो गए। ये एक आंकड़ा यहाँ पर दिया जा रहा। तो खैर आगे देखते हैं। और जो आपका IMD है, भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है, इसके वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार फिर वही आंकड़ा दिया गया, लगभग 1624 मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुई और इनमें से अधिकतर मृत्यु और हताहत की संख्या जो बताई जा रही है वो लगभग कितना परसेंट है? 76.8%। और दोपहर 12:30 से लेकर शाम 6:30 के बीच आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये मृत्यु हुई है इतने लोगों की। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब एक गंभीर मुद्दा है जहाँ पर इतने लोगों की मौतें हो रही है, तो इसको यहाँ पर काम किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 2070 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि 2024 में, यानी कि मार्च 2024 में जारी क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2070 तक कितना 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, तो ये आंकड़ा आप ध्यान में रखेंगे कि बिहार का ग्रीन हाउस गैस जो है 2070 तक एक अनुमान है कि कितना बढ़ने का अनुमान है, 5.2। ठीक है, जबकि बताया जा रहा है कि 2070 तक भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ये भारत की बात की जा रही है और हम वहाँ पर बिहार की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी BSPCB द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में थे और बिहार सरकार ने फरवरी 2021 में जलवायु लचीले और कम कार्बन विकास मार्ग के लिए रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये एक लाइन देख लेना। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो अभी के हिसाब से बोला जा रहा है, अगर यही जारी रहा तो 2020 और 2070 के बीच राज्य का उत्सर्जन, हमने अभी पढ़ा, 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, तो आपको ये बस ध्यान में रखना है। ठीक है, कि 2070 के बीच राज्य का उत्सर्जन कितना 5.2 बढ़ने का अनुमान है, ये बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ऊर्जा क्षेत्र उच्चतम उत्सर्जक बना रहेगा, जिसका कुल उत्सर्जन में 93% योगदान होने का अनुमान है और इसके बाद निर्माण में इतना, परिवहन में इतना %, उद्योग में इतना % का स्थान आता है। तो ये आंकड़े आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बताया गया कि उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का प्रभुत्व विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निरंतर निर्भरता के कारण है और चूंकि अधिकांश उत्सर्जन विद्युत क्षेत्र से होता है, इसलिए बिहार को भारत के शुद्ध शून्य वर्ष 2070 लक्ष्य के अनुरूप रहने के लिए 2030 के बाद नए थर्मल पावर प्लांट खोलने से बचना होगा। ठीक है, तो खैर यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे, बस आपको ये ध्यान में रखना है जो यहाँ पर बात की जा रही है 5.2 गुना बढ़ने का जो अनुमान है बिहार राज्य का, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट देखते क्या है, वायु प्रदूषण के विश्लेषण हेतु अध्ययन। ठीक है, तो 2024 में बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए कहाँ पर, मुजफ्फरपुर और गया में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन यानी कि रियल टाइम सोर्सेस अपॉर्शनमेंट स्टडी करने का निर्णय लिया। ठीक है, इस निर्णय में कहा गया कि मुजफ्फरपुर गया राज्य की राजधानी मुजफ्फरपुर गया और पटना जो है वायु प्रदूषण के रुझान के मामले में 122 गैर प्राप्ति शहरों में से है। ठीक है, यहाँ पर प्रदूषण से रिलेटेड बात हो रही है, तो ये 3 जगह मुजफ्फरपुर,
गया और पटना का बताया जा रहा है कि प्रदूषण का रुझान जो इस मामले में ये 122 गैर प्राप्ति शहरों में से है। और यह अध्ययन बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और पटना द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, दिल्ली और पटना। ठीक है, और बोला जा रहा है कि यह अध्ययन दोनों शहरों के विस्तारित शहरी क्षेत्रों के परिवेशी वायु में PM 2.5 और PM 10 के मौसम वायु के कणों के सघनता स्तर की पहचान करेगा। ठीक है, और उल्लेखनीय है कि PM 2.5 और PM 10 वायु में मौजूद सूक्ष्म कण तथा इनके संपर्क में आना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये लाइन बस याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेनली ये जो वायु प्रदूषण जो बढ़ता जा रहा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाले नहीं थे पॉइंट्स यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है। देखिए बताया जा रहा है कि 2023 में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की। तो याद रखिएगा, ये घोषणा कौन कर रहा है? NTCA। ठीक है, और बताया जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व है जो भारत में हिमालय के तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा का निर्माण करता है। ठीक है, और साथ ही साथ यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। तो ये सबको पता ही है। ठीक है, कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण। और जिनको नहीं पता है तो वो याद कर लीजिए कि ये अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है, जो उत्तर में नेपाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि यह टाइगर रिजर्व के वनों में पाए जाने वाले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वनों में पाए जाने वाले वन्य स्तनधारियों में बाघ, स्लॉथ, भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सुअर आदि शामिल है। तो ये आपको नहीं रटना है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि गंडक, पंडई, मनोहर, हरहा, मसान तथा भपसा नदियाँ इस अभयारण्य के विभिन्न हिस्सों से प्रवाहित होती है। तो देखिए, ये भी रटने की ज़रूरत नहीं, फिर भी एक नज़र बस इन पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ से कौन कौन से नदियाँ यहाँ से क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है कि दिया गया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनेगा गैंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र। बिहार सरकार ने बनाई राइनो टास्क फोर्स। तो ये एक अच्छी पहल है बिहार सरकार द्वारा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सितंबर 2023 को बिहार सरकार ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी VTR जिसको शॉर्ट में कहते हैं में गैंडों के संरक्षण के उपाय सुझाने के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसकी सिफारिश के आधार पर VTR में गैंडा संरक्षण योजना शुरू होगी। ठीक है, और बताया जाता है कि बिहार में गैंडा और गिद्ध संरक्षण को केंद्र सरकार ने अपनी योजना में शामिल कर लिया है। ठीक है, ये भी अच्छी खबर है। और पर्यावरण विभाग ने गैंडा और गिद्ध का संरक्षण फिलहाल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में करने की योजना बनाई और इस पर सैद्धांतिक रूप से काम शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है जो आपको रटने, बस एक नज़र आप देख लीजिए। और अगले 2 वर्षों में VTR में गैंडा बाहुल्य क्षेत्रों को 5% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 5% तक इसको बढ़ाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, और इसमें बोला गया इस योजना के तहत कि जो गैंडों का प्रजनन और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अधिक जगह उपलब्ध कराना, मतलब इसका उद्देश्य ये है कि जो मेनली ये गैंडों के लिए काम हो रहा है, तो इनका जो प्रजनन हो और इनकी जो संख्या जो है बढ़ेगी, उसके लिए क्या करेगी ये? और ज़्यादा जगह, अधिक जगह को ये उपलब्ध कराएगी। और बोला गया कि पटना चिड़ियाघर जो है वो फिलहाल इसको बताया जा रहा है कि एक गैंडा और पटना चिड़ियाघर में 14 गेंडे हैं। अच्छा बताया गया कि VTR में केवल 1 गैंडा। ठीक है, और पटना जो चिड़ियाघर है वहाँ पर 14 गेंडे हैं। ठीक है, तो जो पटना के चिड़ियाघर से घूमकर आ चुके हैं, पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर 14 गेंडे हैं। ठीक है, चलिए, और
कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि विलुप्त हो रहे गिद्धों को राज्य में संरक्षण के लिए वीटीआर का चयन किया गया है। देखिए वीटीआर का चयन किसके लिए भी किया गया है, जो गिद्ध है, जो विलुप्त हो रहे हैं गिद्ध, उनके लिए वीटीआर का चयन किया गया है। और ऐसे स्थानों की पहचान की जा रही है जहां गिद्ध दिखते हैं और उन जगहों पर गिद्ध के खाने की व्यापक व्यवस्था की जाएगी। साथ ही टावर बनाकर गिद्धों पर निगरानी रखी जाएगी और एंटी पोचिंग कैंप बनाए जाएंगे। राज्य में फिलहाल गिद्ध वीटीआर के अलावा सुपौल जिले में कुछ संख्या में दिखते हैं। तो मेनली अब ये बोला जा रहा है कि जहाँ पर भी राज्य में गिद्ध दिखे तो वहाँ पर वो उसी जगह पर उनकी निगरानी के लिए व्यवस्था की जाएगी, साथ ही साथ उनके खाने की व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पर एंटी पोचिंग कैंप भी वहाँ पर क्या होंगे, बनाए जाएंगे। ठीक है, और बताया गया कि फिलहाल वीटीआर के अलावा कहाँ, सुपौल जिले में कुछ संख्या में ये दिखते हैं गिद्ध। ठीक है, और गिद्ध जो है चूँकि इनके विलुप्त होने की बात हो रही है, तो देखिए ये किस श्रेणी में चला गया, तो ये संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में आ गए हैं और इनको बचाने के लिए दुनिया भर में लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और इनके सहित गैंडा संरक्षण योजना पर पिछले साल राज्य योजना से खर्च की गई थी और इसे बचाने के लिए क्षेत्र का चयन किया गया और लोगों में जागरूकता का प्रयास भी शुरू किया ताकि लोग भी जागरूक हो सके इसे बचाने में। और बताया जा रहा है कि हर साल 22 सितंबर को, ये आप डेट याद रखेंगे, विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। क्योंकि देखिए दिवस आपको पूछ सकता है, आपको पूछा जा सकता है, सवाल यहाँ से बन सकते हैं कि विश्व राइनो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को। ठीक है, और पटना जू का राइनो के संरक्षण में अहम योगदान है। ठीक है, चूँकि आपने अभी पढ़ा वहाँ पर भी पिछले पेज में आपने देखा, तो यहाँ पर इसका पटना जू का अहम योगदान है और यहाँ राइनो ब्रीडिंग सेंटर भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पटना जू जो है वहाँ पर राइनो ब्रीडिंग सेंटर भी है और ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों को इसके बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, आर्द्रभूमि मित्र। यहाँ पर बिहार में 45 वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है तथा आने वाले दिनों में वेटलैंड्स की देखरेख के लिए आर्द्रभूमि मित्र का चयन किया जाएगा। तो देखिए आर्द्रभूमि नाम ही है आर्द्रभूमि मित्र, यानी कि जो भी आर्द्रभूमि, जो भी वेटलैंड्स होंगे उनकी देखरेख से रिलेटेड ये है। ठीक है, और बोला गया कि राज्य के 10 जिलों में करीब 10,000, ये देखिए इतने, मतलब ये एक आंकड़ा दिया गया। ठीक है, कि 10 जिलों में करीब कितना 10,778 हेक्टेयर में फैले 45 वेटलैंड्स को हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब 45 वेटलैंड का हेल्थ कार्ड यहाँ पर बनेगा और मेनली तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि इसके विकास सहित इसके उपयोग की कार्य योजना करना। ठीक है, तो खैर मेनली जो भी आर्द्र भूमि है उनकी क्या करना, उनका विकास करना। ठीक है, और इन 10 ज़िलों में, यहाँ पर 10 ज़िले दिए गए, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बक्सर शामिल है। और इनमें से समस्तीपुर ज़िले में सबसे अधिक 11 वेटलैंड्स करीब 3,910 हेक्टेयर में हैं। ठीक है, तो आपको ये बस एक नज़र ये 10 जगह के नाम, जो 10 ज़िले हैं उनके नाम को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और मेनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आप याद रखेंगे कि समस्तीपुर ज़िले में 11 वेटलैंड्स हैं। ठीक है, और ये हेक्टेयर रखने की ज़रूरत नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आज का सेशन ख़त्म होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरह कुछ नए अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।